दीप बिहार के प्लेटफॉर्म पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आकलन मूल्यांकन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं और इस क्वेश्चन की कड़ी को जो खासकर सैद्धांतिक रूप से अभी है उसे हमने इसके प्रकार को समझने का कोशिश किया है। तो इसके प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसके प्रकार को समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस साल पूछा गया है उसको भी बारीकी से देखेंगे। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि समझने का कोशिश करते हैं इसके सिद्धांतिक पहलू को। तो कहा गया है मूल्यांकन के प्रकार। हालांकि आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते। ठीक है, इससे आधारित क्वेश्चन रहेगा जो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो संरचनात्मक मूल्यांकन लिया गया है और योगात्मक मूल्यांकन लिया गया है। ठीक, तो इसके प्रकार का जो नंबर है ये 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा सवाल नहीं आता है। यहाँ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज को हम समझते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको आगे वाले जो पॉइंट है, बिंदु है, इसको देखना है, संरचनात्मक मूल्यांकन को। तो संरचनात्मक मूल्यांकन को यदि हम सरल भाषा में समझे, एक देहाती भाषा में समझे, तो एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब हम बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो हमने क्या किया कि एक यूनिट पढ़ा दिया। ठीक है, एक यूनिट पढ़ाया और जब एक यूनिट पढ़ाया उसके बाद हमारा मन किया कि हम बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि मूल्यांकन करने से ये पता चलेगा कि बच्चा प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है उसका विकास हो रहा है कि नहीं, ये हमको पता चल जाएगा। मूल्यांकन करने से हमको अपना जो कार्य है, जो हम कार्य या जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चा कहीं कठिनाई में तो नहीं है। इस चीजों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट जो हमने बताया आपको, एक यूनिट खत्म किए और उसके बाद मूल्यांकन कार्य में लग गए। ठीक है, तो मूल्यांकन कार्य में लग गए। अभी हमारा पूरा यूनिट नहीं समाप्त हुआ है, समझेंगे पहले। पूरा यूनिट नहीं समाप्त हुआ है। मान लेते हैं कि इस सिलेबस में 10 यूनिट दिया हुआ है, 10 यूनिट में से मात्र हमने 1 यूनिट पढ़ाया है और 1 यूनिट के बाद ही मूल्यांकन में लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चलेगा कि बालक क्या सीखा नहीं सीखा। अगर हमको पता चला कि बालक को सीखने में कठिनाई हो रही है तो इसका हम वहां सुधार कर सकते हैं, उसका हम निदान कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, तो निदानात्मक मूल्यांकन होता है। इसी के अंतर्गत उपचारात्मक मूल्यांकन होता है, यानी निदानात्मक मूल्यांकन होगा, निदान होगा, समस्या का क्या होगा, निदान होगा। और जैसे रोग का उपचार होता है उसी तरह से उपचार भी होगा। यानी निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आएगी। कैसे आएगी, जैसे कि हमने बताया कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट में कितना यूनिट पढ़ाया है हमने, मात्र 1 ही यूनिट पढ़ाया है। तो अभी हमको सुधार करने का चांस है, हम सुधार सकते हैं। बीच में अभी मूल्यांकन हुआ है, पूरा यहाँ कह सकते हैं कि सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है। तो जब हम बीच में ही मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, पूरे सिलेबस का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बीच में ही कर रहे हैं, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब संरचनात्मक मूल्यांकन में हुआ क्या, यानी कि हम बीच में, जब हमारी मर्जी हुई तो हम बीच में अगर मूल्यांकन कर दिए, ठीक है, तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। लेकिन जब हम अंत में मूल्यांकन करेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं 10th 1 साल का होता है और 12th भी जब पढ़ते हैं, 11 पढ़े 12 पढ़े, तो 12th जब पढ़ते हैं तो इसका जब गवर्नमेंट बोर्ड जब एग्जाम लेती है तो पूरे 2 साल कंप्लीट कराने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब एग्जाम लेगी तो वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। योगात्मक मूल्यांकन होगा जो हमको 2nd नंबर में पढ़ना है। तो इन दोनों में अंतर कैसे समझें,
अगर बीच में मूल्यांकन कर देते हैं, सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है, समझने के लिए करते हैं, अपने गलती को पहचानने के लिए करते हैं, तो वो संरचनात्मक होगा। लास्ट वाला जो मूल्यांकन होगा, फाइनल जो होगा, योगात्मक मूल्यांकन जो होगा, उसमें आपको निदान करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि मान लेते हैं कि अभी हम 12th का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा 12th का एग्जाम दे दिया है, तो अब वो चाहेगा कि जो क्वेश्चन हम गलत करके आए हैं, या उसका किसी विषय, पार्टिकुलर विषय में, मैथ में मान लीजिए जो उसका 72 नंबर आया, अब वो सोच रहा है कि इसमें हम और अभी सुधार करेंगे। अब सुधार का उपाय नहीं है, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। तो योगात्मक मूल्यांकन अंत में होगा, और बीच बीच में कौन सा मूल्यांकन होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन होगा। चलिए हम लोग इस माध्यम से समझते हैं क्या लिखा गया है इसमें। कहा है निर्माणाधीन, निर्माणाधीन माने निर्माण अभी अधीन है, चल ही रहा है। कार्य के मध्य, मध्य शब्द आया है, जैसे हमने बार बार बोला है, बीच में होगा ये। जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है, यानी किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन बीच में किया जाता है, उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यहीं से पकड़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कहेगा कि सविता नाम की एक शिक्षिका है, इस तरह से क्वेश्चन लगाता है। सविता नाम की शिक्षिका है जो क्लास 5 में पढ़ाती है, और उन्होंने 2 चैप्टर बच्चों को पढ़ाया है, और उसके बाद वह मूल्यांकन करना चाहती है। तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? तो यह संरचनात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि शिक्षा से इसको देखा जाए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में इसको देखा जाए, तब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट होता है, टॉपिक टेस्ट लिया जाता है। मतलब योगात्मक में क्या हो रहा है, हमने यूनिट का बात किया था, यूनिट टेस्ट ले रहा है और टॉपिक टेस्ट लिया जा रहा है। यदि यूनिट टेस्ट होता है, टॉपिक का टेस्ट हो जाता है, तो वो आपका संरचनात्मक में आएगा, ठीक है, योगात्मक में नहीं आया। योगात्मक जो होगा वो मान लीजिए फाइनल हो गया, फाइनल मैच की तरह हो गया, और संरचनात्मक क्या होगा? टेस्ट है, टेस्ट में सुधारने का मौका मिलेगा, फाइनल में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि टीचर ये जानना चाहते हैं कि हमने जो विधि अपनाया है वो सही जा रहा है कि नहीं, किस बच्चों पर सूट कर रहा है, किसको अच्छा नहीं कर रहा है, कौन पीछे चला जा रहा है, कौन आगे बढ़ते चला जा रहा है, हमारा विधि सही है या नहीं है, बालक का विकास हो रहा है कि नहीं है, प्रगति हो रहा है कि नहीं है। इसकी जानकारी के लिए जब बीच बीच में मूल्यांकन होगा, उसका नाम रखा जाएगा क्या? संरचनात्मक, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए होंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन में। हम देख रहे हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन के बाद योगात्मक मूल्यांकन आया है, और योगात्मक मूल्यांकन को हमने समझाया भी है उसी में अंतर करके, लेकिन फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन में आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है, इसका प्रयोग अंत में, आगे नहीं, अंत में होगा। उसका प्रयोग किस में होगा? उसका प्रयोग, संरचनात्मक का प्रयोग बीच में होगा, बीच में, पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है तब होगा तो योगा संरचनात्मक, अंत में होगा, इंड में होगा तो हो जाएगा योगात्मक, ठीक है। अब कहता है जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि योग होगा, योगात्मक में योग होगा। जैसे कि 3 महीने पर जब टेस्ट होता है तो 3 महीने पर टेस्ट हुआ, अगले फिर 6 महीने पे टेस्ट होगा, फिर 9 महीने पे टेस्ट होगा, फिर 12 महीने पे टेस्ट होगा। अब जब 4 बार जो फाइनली वार्षिक परीक्षा होता है, तो उसमें देखते हैं कि जो मार्कशीट मिलता है वो 3 महीने वाला भी मिलेगा, 6ठे महीने में जो दिया है एग्जाम उसका भी रहेगा, और 9वें महीने का भी रहेगा, 12वें महीने का पूरा जोड़ के रहेगा, समेटिव रहेगा, यानी सम करके रहेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है योगात्मक, ठीक है। सबसे भी आप लोग समझ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा, जैसे मेंशन भी किया गया है, वार्षिक परीक्षा जो ली जाती है वो क्या होगा? योगात्मक के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है, कह देगा कि अजय नाम के एक शिक्षक है, ठीक है, और ये क्लास 10वें
के वर्ग शिक्षक है और इन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया है। इनके सिलेबस में पूरे 8 यूनिट है। 8 यूनिट के समाप्ति के बाद 8 यूनिट की समाप्ति के बाद इन्होंने बालक का मूल्यांकन करना चाहा है, अंत में मूल्यांकन करना चाहा है। तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? तो ये योगात्मक में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक अपने बालकों की गलतियों को सुधारना चाहते हैं या उन्होंने जो विधि प्रयोग किया है उस विधि में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, न्यूनेस लाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो वो निदानात्मक है, निदान करना चाह रहे हैं, समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग समझे होंगे। अब हम आगे के चीजों को देखते हैं। अब है मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं इसलिए दिया गया है कि ये सारे जो शब्द दिया गया है ना, इसमें और सारे शब्द होंगे, नीचे है और जो शब्द दिया गया है इससे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में जब ये शब्द आ जाता है ना तो हम आंसर से भटकने लगते हैं, क्योंकि इसका अर्थ पता नहीं रहता है। और जब हमको अर्थ पता नहीं रहता है तो हम नहीं जान पाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसमें क्या पूछा जाएगा ये पता नहीं चल पाता है। तो इसके अर्थ को समझते हैं और मूल्यांकन की विशेषताएं जो है, विशेषताएं को समझते हैं। इसलिए क्योंकि मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं इसको हम लोग समझेंगे तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि क्या क्या इसके अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, मेनली खासकर शिक्षक को इनकी विशेषता पता होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन में बच्चे तो नहीं जाते हैं ना, मूल्यांकन का कार्य तो शिक्षक का है। मेनली जो मूल्यांकन किसी ऑथराइज्ड कमिटी का होता है या किसी पार्टिकुलर क्लास का होता है तो शिक्षक जाते हैं मूल्यांकन करने। तो शिक्षकों को इनकी जो विशेषता है वो समझ में आना चाहिए। तो पहली विशेषता को हम लोग समझते हैं क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, क्रम के अनुसार। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, एक नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं। तो जब हम बच्चों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले कुछ हार्ड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसको क्लास 5 से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, पता चला कि यहाँ ये बता नहीं पा रहा है, इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा लेवल डाउन करते हैं और उसको चौथे क्लास का क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इसमें भी ये कंफर्ट नहीं है, इसको भी नहीं बता पा रहा है, तब क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, यानी तीसरे क्लास का क्वेश्चन को देते हैं। तो लगा कि ये क्वेश्चन ये बता पाएगा, जान रहा है, बता देता है, तो चलिए इसमें, यानी कि मूल्यांकन भी हम करेंगे ना। तो अभी देखते हैं मूल्यांकन में, अब मूल्यांकन का रूल भी बहुत बदला है, पहले के जैसा नहीं होता है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन बना हुआ है, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, और उसका 5 स्टेप दिया हुआ है, 5 स्टेप में वो मैथ सोल्व होगा। तो 5 स्टेप में मैथ सोल्व होगा, बच्चा यहाँ बना लिया है, 1 नंबर का बना लिया है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है एक स्टेप बना लिया है, तो हमको यहाँ और बाकी स्टेप वो छोड़ दिया, मात्र उसको एक ही स्टेप पता था, फॉर्मूला लिख दिया, तो हमको 1 नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि वो दूसरा स्टेप भी बनाया है, कोई दूसरा बच्चा है, तीसरा स्टेप भी बनाया है, तो 3 स्टेप तक वो गया है, तो हमको 3 नंबर देना पड़ेगा। इसको भी हम क्रमबद्धता से समझ सकते हैं। ठीक है, क्रम कैसे होना चाहिए, अगर इस चीज को हमको पता नहीं रहेगा तो हम कहेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला लिखने से थोड़े काम चलेगा, काट दिए, कोई नंबर नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए उस चीज को हम समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं वस्तुनिष्ठता। ये आता है ऑप्शन में, बराबर ऑप्शन में आते रहता है, और जब ऑप्शन में आ जाता है ना तो ये परेशानी कर देता है, हम लोग समझ नहीं पाते वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हुआ। अब ये पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत ऑप्शन लेंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है बिना भेदभाव का, भेदभाव रहित, सहित नहीं रहित। यदि ऐसे आप समझेंगे कि मान लीजिए हम मूल्यांकन कार्य में गए और संयोग से ऐसा हुआ, हमको पता लग गया कि जिस विद्यालय में हम सेवारत है उसी विद्यालय के बच्चों की कॉपी आ गई। अब हम वहां क्या करेंगे कि कॉपी आ गई, मान लेते हैं कि मैथ की कॉपी आ गई। ठीक है, और हम मैथ के टीचर हैं, मैथ की कॉपी आई, हमारा विद्यालय का है। अब सब बच्चा के 98 है ना,
98, 99 या 97 देना शुरू कर दिए। ठीक है, एक दिन ऐसे खूब दिए। अब फिर अगला दिन मैथ के हैं तो मैथ का ही चेक करेंगे। फिर अगले दिन जब दूसरे विद्यालय की कॉपी आई, ठीक है, तो उसमें क्या किए, तो 44, 45, 44, 45 ऐसे देने लगे। तो यहाँ वस्तुनिष्ठता क्या होगी, समाप्त हो गई। भेदभाव हम करने लगे। तो एक शिक्षक जब मूल्यांकन कार्य करते हैं तो उनको वस्तुनिष्ठता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही हम भेदभाव करते हैं तो मूल्यांकन जो है बीच में ही दम तोड़ देगी और अपने लक्ष्य से भटक जाएगी, सही मूल्यांकन नहीं होगा और बच्चे इससे हताहित और हताश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ लिए हैं, क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता। अब हमारे पास विश्वसनीयता है। ठीक है, विश्वसनीयता है, इसको हम लोग समझते हैं। विश्वसनीयता को क्या होता है, ये विश्वसनीयता, चलिए इसको समझते हैं विश्वसनीयता को। यहां पे देख रहे हैं, सरल शब्द में इसको समझते हैं विश्वसनीयता को। होता क्या है कि जब हम मूल्यांकन कार्य में जाते हैं तो करते क्या है कि किसी बच्चे का कॉपी चेक किए, हम एक उदाहरण से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। तो किसी बच्चे का कॉपी किए, चलिए इंग्लिश का टेस्ट था, इंग्लिश का कॉपी हमारे पास आया, इसका टेस्ट कर रहे थे, मतलब मूल्यांकन कर रहे थे। तो इसका जब मूल्यांकन कर रहे थे तो हमने एक बच्चा को क्या किया कि 86 नंबर दिया उसको। ठीक है, 100 नंबर का था तो उसको 86 दिया, यानी 86/100 कर दिया उसको। हुआ क्या कि इस पे क्लेम आ गया। क्लेम आया तो कहा कि अब दोबारा चेक होगा, रीचेक कॉपी होगा। तो रीचेक कॉपी हुआ ना, तो पता चला कि फिर जो दूसरे टीचर चेक किए उनको भी 86 नंबर आया, यानी वो भी नंबर 86 ही दी। ठीक है, इसके बाद भी ये मामला रुका नहीं, फिर से इसका कॉपी चेक होने का बात आया, कमिटी में चला गया, मान लीजिए कुछ ऐसा केस लगा, तो ये अब तीसरे व्यक्ति कॉपी चेक किए, तीसरे व्यक्ति भी कॉपी चेक किए, तो इसमें भी क्या आ गया, 86 नंबर आया। यानी कि बदला नहीं, बदला नहीं, यानी कि बार बार जब मूल्यांकन किया गया, अनेक लोगों के द्वारा किया गया, देखिए बात समझिए, बार बार मूल्यांकन किया गया एक ही बच्चा का, अनेकों लोगों के द्वारा किया गया, और उसका मूल्य का अंकन जो है वो कभी बदला नहीं, यही क्या हो गया है, यही विश्वसनीयता है। यानी कि बार बार मूल्यांकन करने के बाद भी अंक का मान नहीं बदलता है, अनेक लोगों के द्वारा मूल्यांकन करने के बाद भी एक ही वैल्यू आता है, तो इसका मतलब है कि वो विश्वास बरकरार है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है, कोई बगलिंग नहीं हुआ है, शुद्ध मूल्यांकन हुआ है, उसी को कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कहेगा कि एक शिक्षक द्वारा एक कॉपी चेक किया गया या एक बच्चा का मूल्यांकन किया गया, तो कोई नंबर आता है, एक खास नंबर आता है। यदि दूसरे शिक्षक भी उसी बच्चे का कॉपी को मूल्यांकन करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में क्या विशेषता है, अब 4-5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन ही डाल दिया, आपको समझना पड़ेगा, वैल्यू नहीं बदला है तो क्या होगा, विश्वसनीयता है। ठीक है, इस चीज को हम समझ लिए। अब हमारे पास आता है वैधता। ठीक है, वैधता को समझते हैं। वैधता का मतलब वैलिडिटी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि जब मूल्यांकन होता है ना तो उसका कुछ ना कुछ वैधता है, वैल्यू है। ठीक है, ऐसे हम एग्जाम लिए अपने क्लास में, क्लास 10 के बच्चों को मैथ पढ़ाएं और उसका एग्जाम लिए, उसका मूल्यांकन किए, और वो जो कॉपी हम बोले कि सब अपने कॉपी में से 2-2 पेज निकाल लो और हम जो क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को लिखो और हम बाद में चेक कर लेंगे। बाद में चेक कर लिए, उसके बाद सब बच्चों को हमने क्या किया कि अपना अपना उसका कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया। मान लेते हैं कि हम 10 नंबर का टेस्ट लिए थे। ठीक है, 10 नंबर का टेस्ट लिए थे तो किसी बच्चा का 10 में 10 आया है, किसी का 9 नंबर आया, किसी का 8, 7, जो भी है ऐसे आया। अब ये बच्चा क्या करेगा, वो 2 पेज वाला जो मार्कआउट मिला था उसको, मार्कशीट मिला कहिए एक तो ये क्या करेगा, ले जाएगा घर, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को दिखाएगा, नहीं तो रास्ता में भी फेंक देगा, मोड़ चमोड़ के फेंक देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैधता नहीं है। लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम है और जिसमें आपको स्पेशली ऑथराइज्ड बना के मूल्यांकन कार्य के लिए भेजा जाता है,
तो वहाँ आपको उसके वैल्यू को समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी बच्चे का नंबर काट रहे हैं, किसी बच्चे को ज्यादा दे रहे हैं, या इसका क्या वैल्यू है जीवन में, इसका कितना उपयोग है, उपयोगी है या नहीं है, या इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीजों को जानना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, सही मूल्यांकन कर पाएंगे, तभी हम सही मूल्यांकन का काम करेंगे। किसी को आप वैधता से समझिएगा। वैधता का मतलब सीधे है वैल्यू, ठीक है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो इस चीज को अगर मूल्यांकन करता समझते हैं तो सही मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है व्यवहारिकता, ठीक है। व्यवहारिकता का सीधा संबंध है व्यवहार से, मतलब उपयोग से, प्रयोग से। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब हुआ कि जब हम मूल्यांकन करते हैं और जो भी हमारे द्वारा नंबर दिया जाता है, जो भी अंकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसका कितना व्यवहार होता है, कितना उपयोग होता है। जब व्यवहारिकता ज्यादा रहता है, जैसे 10th का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, 10th की व्यवहारिकता कितना है, पूरे लाइफ टाइम के लिए है। अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चों का अगर 299 नंबर आया है, तो ये पूरे जीवन के लिए, लाइफ टाइम के लिए 299 का टैग लग गया है। किसी को मान लेते हैं कि 405 नंबर आता है, ये 450 नंबर आता है, तो 450 नंबर आया तो पूरे लाइफ के लिए 450 हो गया ना, पूरे लाइफ के लिए 450 हो गया। चलिए हम लोग व्यवहारिकता को समझे हैं, अब हम लोग व्यापकता को समझेंगे, ठीक है। किसको समझेंगे, व्यापकता को। तो व्यापकता में हम लोग अब देखेंगे व्यापकता क्या होता है। ऐसे भी इसके अर्थ को समझते हैं, मतलब इसके अर्थ को समझेंगे। व्यापकता का मतलब होता है व्यापक, बड़े पैमाने पर, अब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। तो मूल्यांकन में हमको व्यापकता पर ध्यान देना है। अगर हम मान लेते हैं कि हिंदी की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हिंदी में क्या किए कि देखे कि बच्चा बहुत अच्छा ढंग से लाइनिंग पर लिखा हुआ है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, लाइनिंग पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए, हिंदी के टीचर हमारे पास बहुत सारा कॉपी है, फटाक से क्या किए, अच्छा सुंदर हैंडराइटिंग में है, फट से उसको चेक किए, नंबर इस पर 5 नंबर का था, 5 नंबर का था, 5 नंबर इस पर डाल दिए। तो ये व्यापकता नहीं हुआ। व्यापकता में क्या होना चाहिए कि आपने जो देखा हैंडराइटिंग, तो पहला नंबर तो आपने हैंडराइटिंग देखा, चलिए एक चीज को देख लिया। दूसरा नंबर देखा जो ये लाइन पर सजा के लिखा हुआ है, दूसरे नंबर चीजों को भी देखा। तीसरा देखा कि इसने जो शब्द का यूज किया है वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है, तो इस चीज को देखे, यानी तीसरे चीजों को देखे हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, चौथे बातों पर ध्यान दिया। उसके बाद हमको ये देखना है कि इन्होंने, या जो बच्चा जो शब्द का प्रयोग किया है, क्या वो शब्द में कितना गहराई है, कितना डिटेल में लिखा है, अपने विचार को कैसे व्यक्त किया है। इस सारे तमाम चीज को अगर हम देखते हैं, केवल हैंडराइटिंग को देखकर नहीं, यानी इसके अंतर्गत जो भी पहलू आते हैं, जो भी वर्च्यू यानी गुण आएंगे, उस सारे क्वालिटी को अगर हम देख के मूल्यांकन करेंगे तो वह व्यापक मूल्यांकन होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही देख के कॉपी उलटते गए और टिक लगाते चले गए, केवल हैंडराइटिंग को देखकर उसका नंबर हम डाल रहे हैं, तो व्यापकता वहां समाप्त हो गया, ठीक है। और वो मूल्यांकन सही नहीं होगा, गलत मूल्यांकन हो गया, वहां व्यापकता नहीं चलेगा। ये चीजों को हम लोग समझ गए हैं। अब हम लास्ट पॉइंट में आते हैं, विद्यार्थी की सहभागिता, ठीक है। मूल्यांकन करने में विद्यार्थी की सहभागिता का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सहभागिता का मतलब कितना साथ दिया है, कितना वो चला है सही ढंग से। सहभागिता का मतलब अब ऐसे भी समझ सकते हैं उदाहरण में कि मान लेते हैं कि अगर आपको मूल्यांकन के लिए भेजा गया, वहां गए, बहुत सारे बच्चों का मूल्यांकन किए, एक बच्चा का कॉपी ऐसा भी मिला जिसमें क्या है, बच्चा ने केवल ऑब्जेक्टिव बनाया होगा, शायद सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, इसका प्रश्न उतार दिया है, उतार के प्रश्न छोड़ दिया। अब क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या किया है, लिया है, इसका भी प्रश्न उतार कर छोड़ दिया है, मतलब खाना पूर्ति करके निकल गया। अब उसकी सहभागिता है नहीं है, वो तो अपना बस एग्जाम में अपीयर हुआ है, जैसे तैसे लिख के निकल गया, उसकी सहभागिता नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम को सही से लिया नहीं है, पूरा ध्यान नहीं किया है केंद्रित, और ना ही पूरी ईमानदारी से एग्जाम को दिया है। तो वहां भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो बच्चे मेहनत से लिखे हैं,
जो बच्चों ने पूरा ध्यान से हैंडराइटिंग बना के शब्दों को रखे हैं, सही कंटेंट दिए हैं, सही तरीकों से क्वेश्चन को लिखा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन बच्चा कितना अपना सहयोग किया है, कितना अपना भागीदारी दिया है, किस तरह से अपना टेस्ट में वो पार्टिसिपेट हुआ है। इस बात को समझेंगे तो इसी को कहते हैं विद्यार्थियों की सहभागिता। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो एक अच्छा मूल्यांकन, एक बेहतर मूल्यांकन का जो विशेषता होना चाहिए, गुण जो होना चाहिए, उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। और इसको खास रूप से इसलिए बताया गया है कि ये वर्ड जब जैसे ही आकलन मूल्यांकन का हम क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग भी जब क्वेश्चन किए होंगे तो देखे होंगे ये शब्द जो है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता, ये सब बार बार आते रहता है। और जब इसको हम नहीं समझेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये ब्रीफ में हम लोग क्या करते हैं कि इसके डिटेल जो दिया हुआ है उसको ब्रीफ में ही हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं। ऐसे हमने पूरा समझा दिया है। देखते हैं क्रमबद्धता को। ठीक है, क्रमबद्धता को देखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सबको समझा देते हैं थोड़ा सा बस। यहां पे देखेंगे कि क्या कहा गया है ना, क्या कहा गया है उसको केवल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्रमबद्धता को। कहा है मूल्यांकन कार्यक्रम में क्रमिकता, यही है ना, क्रमिकता और क्रमबद्धता का क्या है, विशेष महत्व है, तभी मूल्यांकन सही होगा। ठीक है, अब कहता है क्रमिकता न होने पर विद्यार्थी या कार्यकर्ता, ठीक है, जो कार्यकर्ता होंगे को अपनी प्रगति के बारे में अंत तक पता नहीं चलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर क्रमबद्धता नहीं हुआ, यानी आज मूल्यांकन कर लिए, अभी मूल्यांकन कर लिए, एक बार फिर सोचेंगे जो 2 साल बाद मूल्यांकन करेंगे, मतलब शेड्यूल में नहीं चला, क्रम वाइज क्रम नहीं चला। एक बार योजना बनाए कि हाँ हर सप्ताह हमें टेस्ट लेना है और मूल्यांकन करना है, लेकिन एक बार देख 1 सप्ताह 2 सप्ताह लिए, उसके बाद क्या हो गया, पूरा भूल गए, कभी लिए ही नहीं, क्रमबद्धता समाप्त। तो फिर क्या हो गया, बच्चों को प्रगति का पता नहीं चलेगा। यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम दूसरे लेते हैं स्लाइड को। ये 2 बार आ गया है, इसको चलिए वस्तुनिष्ठता को हम समझेंगे, है ना। वस्तुनिष्ठता को समझते हैं, क्या कहा गया है इसमें। कहा है एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठता होना अति आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का होना अति आवश्यक है। कहता है वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव न हो। यही व्यक्तिगत पक्ष, जैसे हम बोले थे कि अपना विद्यार्थी मिला तो उसको भर के नंबर दे दिए, और दूसरा विद्यार्थी मिला जिसको हम नहीं जानते हैं तो उसको क्या करने लगे, नंबर काटने लगे। ठीक है, अब कहता है स्पष्ट है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता भावात्मक क्षेत्र की तुलना, मतलब ये भावुक नहीं हो के, भावात्मक में बह के नहीं कि हमारा विद्यार्थी है तो इसको हम ज्यादा नंबर देते हैं, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। सीधा समझना है कि भेदभाव रहित मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, आगे हम फिर देखते हैं। विश्वसनीयता को समझते हैं। ठीक है, विश्वसनीयता में क्या कहा गया है, तो विश्वसनीयता में कहा गया है कि एक अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए। ये तो सही बात है, तात्पर्य ये होता है कि बार बार, देखिए हमने वो उदाहरण से समझाया था, बार बार तथा अनेक लोगों के द्वारा, जैसे बोले थे ना 86 नंबर वाला, तो बार बार किया गया मूल्यांकन, और एक लोगों के द्वारा नहीं किया गया, अनेक लोगों के द्वारा किया गया। मूल्यांकन किए जाने पर भी उसके निष्कर्ष जो है, यानी ये जो निष्कर्ष निकला, नंबर जो निकला, में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है, विश्वसनीयता है। अगर जैसे ही अंतर वेरी करेगा, इसका मतलब है कि आपने सही से मूल्यांकन नहीं किया है। ठीक है, इसी बात को इसमें समझाया गया है। अब आगे वाले को देखते हैं हम। चलिए वैधता को देखते हैं। कहा एक उत्तम परीक्षण में वैधता होना आवश्यक है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि परीक्षण की सार्थकता से यह अर्थात क्या होता है कि परीक्षा जिस मापन के लिए बनाया गया है उसे ही उसका मापन करना चाहिए। इसीलिए
इसलिए कोई मूल्यांकन प्रक्रिया तभी वैध कहलाएगी, मतलब कि जिस उद्देश्य से परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जैसे जानते हैं अब बीपीएससी है, अब कहा जाता है कि इसमें क्या हो गया है कि चीटिंग हो गया है, क्वेश्चन लीक हो गया है, इस तरह का, तो फिर मूल्यांकन होगा तो उसकी वैधता क्या हो जाएगी, यानी समाप्त होगी। पता चला मूल्यांकन हुआ, उसके बाद पता चला कि नहीं इसका कॉपी सही में क्वेश्चन लीक हुआ था, तो इस तरह से रहे तो फिर क्या कैंसिल करना पड़ेगा, वैधता समाप्त हो गई। तो ये जरूरी है कि जिस उद्देश्य से आप मूल्यांकन करते हैं उस उद्देश्य को समझना पड़ेगा और उसकी वैधता को समझना पड़ेगा कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस चीज को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि एक अच्छा परीक्षा का प्रमुख विशेषता, एक अच्छा परीक्षा का प्रमुख विशेषता यह होता है कि उसका प्रयोग, अंकन एवं प्राप्त प्रदत्तों का अर्थापन करना सरल होता है। मतलब क्या है व्यवहारिकता का मतलब, ये हमने पहले बताया था कि वो व्यवहार में आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अंकन प्राप्त प्रदत्त का क्या होना चाहिए, अर्थापन और करना सरल होता है कि किसी भी परीक्षण की रचना परीक्षार्थियों की अधिगम उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यानी उसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि अतः क्या रखा गया है कि परीक्षण का व्यवहारिक होना अति आवश्यक हो जाता है, व्यवहारिक होना अति आवश्यक हो जाता है। अगर व्यवहारिक नहीं होगा मतलब उसके प्रयोग में नहीं आएगा, उसके उपयोग में नहीं आएगा, जिस उद्देश्य से परीक्षा लिया गया है उसका सही मूल्यांकन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, व्यवहार से बाहर हो जाएगा, व्यवहार में नहीं है। अब देखते हैं ना, किसी पार्टिकुलर अगर आप कोर्स करते हैं और उस कोर्स से आपको जॉब मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वो क्या है, यानी कि व्यवहारिकता में है। अगर उससे कोई कोर्स करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं मिलता है, तो वहां व्यवहारिकता समाप्त हो जाए, मतलब व्यवहार में ही नहीं है, प्रयोग में भी नहीं है। यानी कि मूल्यांकन के प्रयोग के को, उपयोग को, उसके व्यवहार को समझना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं व्यापकता को। ठीक है, व्यापकता को समझते हैं। व्यापकता में क्या कहा गया है, किसी मूल्यांकन कार्यक्रम में सभी पक्षों पर, हमने पहले ही बताया है व्यापक होना चाहिए, सभी पक्ष पर मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा गया है, सभी पक्षों पर शैक्षिक उद्देश्यों की जांच की जानी चाहिए, इसी को व्यापकता। जांच कार्य कठिन है, मतलब ये कार्य जो है साधारण कार्य नहीं है, हर पक्ष को ध्यान देना है। मतलब कि अगर हम हर पक्ष को ध्यान नहीं देते हैं, एक ही पक्ष को ध्यान देते हैं, तो वो साधारण काम हो गया। पहले कह रहा है कि जांच कार्य होना चाहिए, जिसमें ये जांच कार्य सरल नहीं है, ये कठिन कार्य है, इसमें हर पहलू को देखना है और हर पहलू को देखकर आप उसकी व्यापकता का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं। किंतु इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय निकालने का प्रयास करना, मतलब कि कठिन काम है, लेकिन इस काम को क्या बनाइए, सरल बनाइए, आसान बनाइए, लेकिन बालक के हर पक्षों का मूल्यांकन करिए। केवल हैंडराइटिंग देखिए, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहता है और उसके बाद उसका हैंडराइटिंग नहीं है अच्छा, तो अगर अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, अगर हैंडराइटिंग आप बेस बना के मूल्यांकन कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वो बच्चा जिस तरह से मेहनत किया है उसका प्रतिफल उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, व्यापकता पर ध्यान नहीं दिया, केवल हैंडराइटिंग पर ध्यान दे दिया और उसके आधार पर नंबर डिपुट कर दिया है, तो फिर मुश्किल है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हाँ देखिए, इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता, जैसे कि हमने बताया था, विद्यार्थियों की सहभागिता का मतलब क्या है कि उसने कितना ध्यान से, कितना मन से और कितना प्रायोगिक रूप से परीक्षा में शामिल हुआ है, टेस्ट में शामिल हुआ है, कितने व्यवहारिक रूप से शामिल हुआ है, इस बात पर भी ध्यान देना है। या टेस्ट में या परीक्षा में ऐसे ही बैठा है, या आप कह सकते हैं कि उसमें सही से वो ध्यान नहीं दिया, इसके अनुसार
छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कहा सहभागिता, सहभागिता रहेगा तभी ना बच्चा छात्र जो है वो ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर वो फिजिकली रूप से मेंटली रूप से क्लास में नहीं रहेगा, टॉपिक को नहीं समझेगा, तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। अब कहता है तथा शिक्षक जो है या प्रधानाध्यापक एवं विशेष रूप से नियुक्त, विशेष रूप से नियुक्त कहने का मतलब जो ऑथराइज व्यक्ति जो होते हैं, जो जिनको मूल्यांकन कार्य के लिए भेजा जाता है, तो वही व्यक्ति होंगे विशेष रूप से नियुक्त परीक्षक। उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मतलब जब विशेष रूप से नियुक्त परीक्षक होंगे या टीचर होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे, वो ये देखेंगे कि आप कितना फिजिकली और मेंटली रूप से उस टेस्ट में शामिल हुए हो और कितना बेहतर प्रदर्शन किए हो, इस चीजों को देखा जाता है। ठीक है, यही है विद्यार्थी की सहभागिता। अगर जैसे कि हमने उदाहरण में बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन उतार देते हैं, बाकी उसमें ऐसे ही कॉपी छोड़ के चले आते हैं, तो विद्यार्थी की वहां सहभागिता नहीं है। तो जो भी मूल्यांकन करता होंगे इस सहभागिता को देखेंगे और उसी तरह से नंबर देंगे, उसी तरह से मूल्यांकन करेंगे, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और यही सब बात लिखा गया है इसमें। किंतु शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब अच्छे ढंग से भाग नहीं लेते हैं, जैसे तैसे उसमें भाग लेते हैं, मतलब कि फिजिकली और मेंटली रूप से सही रूप से उसमें भाग अगर नहीं लेते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, और ये लास्ट में कहा गया है कि मापन जो होना चाहिए कब होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने इस पर लगभग 3 से 4 क्लास ले लिया है आकलन मूल्यांकन पर। ठीक है, तो जो सिद्धांतिक चीज है, बेसिकली चीज है, उसको हमने 2-3 या 3-4 जो भी क्लास लिया है उसमें समझाने का भरपूर कोशिश किया है। अब हम लोग अगले दिन जब मिलेंगे, अगले दिन जो क्लास लाएंगे उसमें मेनली इससे रिलेटेड जो 10-20 क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे। और अगर आप इसको देखे होंगे, समझे होंगे, तो हमें बताने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जिसमें मेनली क्वेश्चन रहेगा आकलन और मूल्यांकन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आएंगे। दैट्स ऑल।